Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. जब ट्रक का टायर वगैरह चेंज करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक 20 या 25 टन के जैक से उसे पूरा ट्रक को उठाते हैं टायर चेंज करने के लिए। उस जैक में एक सिर्फ हैंड पंप लगा होता है और उस हैंड पंप से हम 20 टन का या 25 टन का लोड डेवलप कर लेते हैं, इतना फोर्स डेवलप करते हैं कि ट्रक उठ जाए। वैसे ही छोटे गैरेज में या वर्कशॉप में आपने देखा रहेगा कि उनके पास एक सिंपल सा प्रेस होता है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 या 100 टन का होता है। उससे वो लोग बैरिंग निकालते हैं या शाफ्ट सीधा करते हैं। उसमें भी सिर्फ हैंड पंप होता है। तो 100 टन के प्रेस में अगर फुल 100 टन डेवलप करना हो तो एक हैंड पंप काफ़ी होता है, उसके लिए पंप की ज़रूरत नहीं है। पंप की ज़रूरत जब पड़ती है जब ये स्पीड चाहिए। उस हैंड पंप की कैपेसिटी 5 सीसी पर स्ट्रोक, उतना उसका डिस्चार्ज होता है। मगर कभी हमको 50 सीसी पर स्ट्रोक चाहिए या 100 सीसी या 500 सीसी पर स्ट्रोक चाहिए, तो इतना ज़्यादा फ्लो चाहिए, तब पंप पिक्चर में आता है। पंप की कैपेसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ द पिस्टन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पंप। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर मिनट और पंप का डिस्चार्ज जो हमें मिलेगा एलपीएम पर मिनट। तो जो किसी भी प्रेस में जो पंप का क्या कैपेसिटी का आपको यूज़ करना चाहिए उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी कस्टमर हमेशा कहता है कि हमें 2 सेकंड में पूरा इसका स्ट्रोक पूरा हो जाए या 10 सेकंड में हो जाए, तो जो टाइम वो बताता है उसके हिसाब से पंप सेलेक्ट करते हैं। हाइड्रोलिक पावर पैक यूनिट में इलेक्ट्रिक मोटर और बेला हाउसिंग के बाद में तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका पंप है। पावर पैक यूनिट में हम जनरली 3 टाइप के पंप यूज़ करते हैं, पिस्टन पंप, वेन पंप और गियर पंप। अब हम सबसे पहले पिस्टन पंप को स्टडी करते हैं। पिस्टन पंप के प्रिंसिपल को समझने के लिए एक बार हम हैंड पंप को स्टडी करके देखते हैं। हैंड पंप अगर उसका प्रिंसिपल समझ में आ गया तो पिस्टन पंप को समझना आसान होगा। ये एक हाइड्रोलिक हैंड पंप है। अगर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लें तो हाइड्रोलिक पिस्टन पंप का जो प्रिंसिपल है समझने के लिए ईजी हो जाएगा। इस हैंड पंप में ये ऑयल टैंक है, ये इसका पंपिंग यूनिट है। पंपिंग यूनिट के नीचे एक चेक वाल है और एक डिलीवरी के जगह पर एक चेक वाल है। तो जब हम इसको लिफ्ट करते हैं तो ऑयल अंदर सक होता है और जब हम उसको प्रेस करते हैं नीचे तो ऑयल जो है जो बाहर, वो नीचे से चेक वाल जो है ऑयल को रिटर्न होने नहीं देता है और ऑयल बाहर आता है। हमने जैसा शॉप फ्लोर में हैंड पंप को देखा था तो एक चेक वाल नीचे है और दूसरा चेक वाल एक सक्शन साइड में है। जब लीवर अप करते हैं तो यहाँ पर वैक्यूम पैदा होता है और ये ऑयल सक करता है, और जब हम इस लीवर को नीचे दबाते हैं तो ये चेक वाल ऑयल को बाहर आने नहीं देता है और यहाँ से सारा ऑयल बाहर आता है। तो यही प्रिंसिपल पिस्टन पंप के हर एक एलिमेंट में होता है। पिस्टन पंप भी 2 टाइप के होते हैं, एक रेडियल पिस्टन पंप है और दूसरा एक्सियल पिस्टन पंप है। सबसे पहले हम रेडियल पिस्टन पंप स्टडी करते हैं। ये एक ओल्ड रेडियल पिस्टन पंप है, हम इसको स्टडी करते हैं। ये 3 पिस्टन ये रेडियल पिस्टन पंप में 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। और जो एक एलिमेंट का सैंपल मैंने अलग से निकाला हुआ है, ये इसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। ये पिस्टन की बॉडी है, ये पिस्टन है जो इसमें रेसिप्रोकेट होता है। इसमें एक चेक वाल पीछे लगा हुआ है जो सक्शन के टाइम पे काम आता है, और एक डिलीवरी जो है यहाँ पर इसका डिलीवरी पोर्ट है। एक डिलीवरी पोर्ट के लिए ये एक अलग से चेक वाल है। ये चेक वाल इसकी बॉडी में होता है। तो जब ये पीछे मूव होता है पिस्टन तो ये ऑयल सक करता है इसमें। जब पीछे मूव होता है ऑयल सक करता है, और जब ये आगे फोर्स होता है तो ऑयल डिलीवर करता है यहाँ से, जो यहाँ से ऑयल बाहर आता है। तो इस बॉडी के अंदर वो तीनों के भी ऑयल आने के रास्ते हैं जो साथ में कंबाइन होकर यहाँ पर आते हैं। ये इसके बीच में एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट है। ये शाफ्ट को जब हम मूव करते हैं तो ये पिस्टन आगे पीछे होता है। नज़दीक से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। देखिए ये पिस्टन आगे पीछे मूव हो रहा है। तो ये रेडियल पिस्टन पंप ऐसे काम करते हैं। पिस्टन पंप में 3 पंपिंग एलिमेंट्स हैं। वैसे ही पॉलीहाइड्रोन कंपनी जो है वो 5 एलिमेंट्स के पिस्टन पंप भी बनाती है, 7 एलिमेंट्स की बनाती है, और उनके डबल एलिमेंट्स भी बनाती है। यानी 3 का 6 एलिमेंट्स के पंप उनके आते हैं, 5 के साथ में 10 एलिमेंट्स के भी आते हैं, और ये 7 एलिमेंट्स के साथ में 14 एलिमेंट्स भी आते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल आपके सामने ये पिस्टन पंप का, इसमें ये 14 एलिमेंट्स हैं। 7 एलिमेंट्स ऊपर हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 एलिमेंट इसके नीचे हैं।
तो ये पिस्टन पंप है जिसमें 14 पंपिंग एलिमेंट्स हैं और ये डबल एंडेड शाफ्ट का पंप है। एक शाफ्ट जो है ये मोटर में कनेक्ट होती है और जो दूसरा शाफ्ट है ये हाई फ्लो लो प्रेशर पंप में इस शाफ्ट से कनेक्शन दिया जाता है। अभी जो हमने स्टडी किया ये रेडियल पिस्टन पंप था। इसमें पंप एक्सिस के परपेंडिकुलर रेसिप्रोकेट करता है, रेडियल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करता है। और एक पिस्टन पंप का एक जो टाइप है वो है एक्सियल पिस्टन पंप। एक्सियल पिस्टन पंप में पिस्टन जो है वो एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं। पर इंडिया में 95% रेडियल पिस्टन पंप यूज़ होते हैं और 5% एक्सियल पिस्टन पंप यूज़ होते हैं। उसका रीज़न है कि एक्सियल पिस्टन बहुत कॉस्टली होते हैं और उनका मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। अभी अगर रेडियल पिस्टन पंप का एक पिस्टन अगर ख़राब हो जाए तो अगर पिस्टन पंप का कॉस्ट 25,000 रुपया है, 25,000 रुपीज़ है, तो एक अगर एलिमेंट अगर ख़राब हो जाए तो उसका 2,500 3,000 इस रेंज के अंदर उसका रिपेयरिंग हो जाता है। मगर एक्सियल पिस्टन पंप का अगर एक भी एलिमेंट ख़राब हो तो उसका पूरा सेट बदली करना पड़ता है, मतलब कि अंदर जितने पिस्टन सब चेंज करने पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट पंप का 80% कॉस्ट हो जाता है उसका रिपेयरिंग कॉस्ट। छोटे से प्रॉब्लम के लिए 80%, जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन टूट जाए तो मोबाइल का स्क्रीन चेंज करना हो तो मोबाइल के कॉस्ट का 60-70% कॉस्ट हो जाता है। वैसा रेडियल पिस्टन पंप में, एक्सियल पिस्टन पंप में भी अगर उसका पिस्टन ख़राब हो तो उसका रिपेयरिंग चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए बहुत कम यूज़ होता है वो। और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है आप मेरे बुक में देख सकते हैं, या तो एक टेक्निकल पाइपिंग नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसके मैं एक क्लिप आपको दिखाता हूँ। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया रेडियल पिस्टन एक्सियल पिस्टन पंप, ये आप देख लीजिए। Swash plate is a device used to translate the motion of a rotate shaft into the reciprocating motion of a piston. Swash plate piston pumps have a rotating shaft connected to a cylinder block containing pistons, which are pressed against a stationary swash plate that sits at an angle to the cylinder. As the shaft rotates, the pistons move against the swash plate, causing them to reciprocate within the piston block. The pistons create a vacuum that forces fluid in during half a revolution and expels fluid during the other half. On the intake stroke, a spring ensures the pistons pull back and maintain contact with the swash plate, causing fluid to fill the empty cavity left behind. On the discharge stroke, the angle of the swash plate forces the pistons back inside the piston block and discharges the fluid. The greater the slant on the swash plate, the further the pump pistons move and the more fluid they transfer. Piston pumps, in general, are manufactured with closer internal fits than other pumps. This means that internal slippage can be less so that they operate with reasonable efficiency at pressures both too high or too low for the operation of other pumps. तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन है पिस्टन पंप का पूरा हुआ। पिस्टन पंप के बाद में जो दो अलग टाइप के जो हाइड्रोलिक पंप्स हैं वो है एक वेन पंप है और एक गियर पंप है। हाइड्रोलिक पावर पैक में पिस्टन पंप के बाद जो दूसरा पंप हम यूज़ करते हैं वो गियर पंप है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने एक ओल्ड गियर पंप को ओपन किया है, तो इसमें आपको उसके मैं अलग अलग पार्ट्स दिखाता हूँ। ये शाफ्ट है जो मोटर से कनेक्टेड होता है और उसके दूसरे एंड में गियर है। ये गियर एक दूसरे गियर के साथ मैश होता है ऐसा। जब ये रोटेट होते हैं तो फ्लो जनरेट करते हैं, एक डायरेक्शन से ऑयल इंटर करता है और दूसरे डायरेक्शन से बाहर निकलता है। तो जनरली जो गियर्स जब रोटेट होते हैं तो फ्लो जनरेट करते हैं, प्रेशर डेवलप नहीं होता है। प्रेशर उसी वक्त डेवलप होगा जब सामने कोई रेजिस्टेंस होगा। अगर हम इसके आगे कोई रिलीफ वॉल्व लगा दें या कोई लोड दे दें तो इसमें प्रेशर डेवलप करना शुरू होगा। गियर पंप का डिसएडवांटेज ये है कि ये एल्यूमिनियम, ये जो गियर्स होते हैं ये स्टील होते हैं, एकदम हार्डन होते हैं, ग्राउंड होते हैं, शार्प एज होता है उनका, और जो बॉडी है इसका ये एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम बॉडी होने की वजह से अगर ऑयल डस्टी हुआ तो इसके अंदर स्कोरिंग हो जाती है, लाइन हो जाती है, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है।
तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है कि बहुत जल्दी ये वियर आउट हो जाता है, थोड़ा सा भी ऑयल में डस्ट हो तो वियर आउट हो जाता है और उसके बाद प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। मगर अगर ऑयल एकदम क्लीन हुआ तो ये इसकी काफ़ी अच्छी लाइफ होती है। ट्रैक्टर्स वगैरह में सिर्फ गियर पंप यूज़ होता है तो ट्रैक्टर बहुत दिन तक चलते हैं और ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। ट्रैक्टर वगैरह के जो गियर पंप है, वो जो पंप्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 3000, 4000, 5000 के आते हैं, जबकि पिस्टन पंप है वो 25000 के ऊपर होते हैं। और बेंट एक्सिस अगर एक्सेल पिस्टन में हो तो 50,000, 60,000 के ऊपर आते हैं। तो डिफरेंस प्राइस इतना ज़्यादा 1 to 10 का डिफरेंस है। तो गियर पंप सबसे इकोनॉमिकल होते हैं, मगर इनकी लाइफ भी अगर ऑयल में डस्ट हो तो सबसे कम लाइफ इनका होता है, सब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पर कम प्रेशर हो, यहाँ पर ज़्यादा फ्लो देना हो, सिर्फ वहीं गियर पंप यूज़ करते हैं। गियर पंप का और वेन पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो टेक्निकल पाइपिंग ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो उसकी मैं क्लिप आपको बताता हूँ, उसको देखने के बाद में आपको उसका प्रिंसिपल और क्लियर हो जाएगा। An external gear pump uses two gears rotating against each other to provide fluid movement. One gear is driven by a motor connected to a shaft. This is called the drive gear because it is driven by a motor, and it in turn meshes with and drives the movement of the second gear. As the gears rotate away from each other and come out of mesh, they create an expanding volume on the inlet side of the pump. This creates a vacuum at the inlet port, allowing fluid to flow into the pump. Then fluid flows into the cavities and is trapped by the gear teeth. As the gears rotate, a flow path is created around the outside of each one. Fluid trapped in the slots between teeth is carried around and discharged into the cavity with the outlet port. Meshing of the teeth in the center of the pump seals the outlet port from the inlet port. No fluid passes between the gears. The advantages of external gear pumps are their high speed and pressure, relatively quiet operation, and that their design accommodates a wide variety of materials. Disadvantages include bushings in the liquid area can become worn and that they have fixed end clearances. हाइड्रोलिक पिस्टन पंप और गियर पंप के बाद तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का पंप है वो वेन पंप है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक नया वेन पंप आपको ओपन करके दिखाता हूँ और फिर बताऊँगा इसका नाम वेन पंप क्यों है। ये इसका केसिंग है, स्टील कास्टिंग की केसिंग है इसकी। ये इसका मेन कार्ट्रिज सिस्टम है जहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है। अभी हम आपको इस कार्ट्रिज सिस्टम को भी ओपन करके दिखाएंगे। ये इसका रोटर है और ये इसके वेन्स है। इसका नाम वेन पंप इन ब्लेड्स की वजह से। वेन यानी जो विंड मिल होते हैं उनके ब्लेड्स को वेन कहा जाता है। तो ये रोटर में ये ब्लेड इस तरह से फिट होते हैं, ऐसे फिट होते हैं। ये जब ये रोटर रोटेट करता है स्पीड में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये ब्लेड्स बाहर आते हैं और इसके अंदर एक इसकी जो ये केसिंग है जिसके अंदर रोटर मूव होता है, ये आप देखेंगे ओवल है। तो जब रोटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब डायमीटर कम होता है तो जब मूव होना शुरू होता है, जब डायमीटर बढ़ता है तो उसके दो फिन्स के बीच में वैक्यूम पैदा होता है। तो वैक्यूम पैदा होता है तो बाहर से ऑयल सक करता है वो, और जब इसके बीच का डिस्टेंस कम होना शुरू होता है तो वो ऑयल को एक्सपेल करता है। तो जब ये रोटर इसमें रोटेट होता है तो एक साइड से ऑयल सक करता है, दूसरे साइड से एक्सपेल करता है। तो इस तरह से ये ऑयल फ्लो जनरेट करता है।
तो ये इस वेन की वजह से इसका नाम ये वेन पंप है। और ये हाइड्रोलिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पंप है, क्योंकि एक छोटे डायमेंशन में भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो हमको मिल जाता है। और ये भी हार्डन है, इसके ब्लेड्स भी हार्डन है, इसका रोटर भी हार्डन है, सारी चीज़ हार्डन होने के इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो जितने भी क्रेन्स है, जेसीबी है, बुलडोज़र्स वगैरह हैं, सारे ज़्यादातर वेन पंप यूज़ करते हैं। अभी हमने वेन पंप को ओपन करके देखा और उसके अंदर के पार्ट्स का स्टडी किया। इसका प्रिंसिपल जो है टेक्निकल पाइपिंग ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उसके कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल अच्छी तरह समझ आए। A rotary vane pump is a positive displacement pump that consists of vanes mounted to a rotor. The vanes are on an off-center drive shaft. As the shaft rotates, the variable length vanes slide in and out to maintain contact with the pump housing. The tension in the vanes is maintained by either springs or hydraulic pressure. As the vanes rotate, they create chambers of varying sizes within the pump. Fluid enters at the largest chamber. As the vanes rotate and retract, the chambers get smaller, forcing fluid to exit through the discharge port. The advantages of vane pumps are that they can handle low viscosity fluids at relatively higher pressures, can dry run for short periods, and develop a good vacuum. Their disadvantages include complexity and their unsuitability for both high pressure and high viscosity fluids. हमने इलेक्ट्रिकल मोटर स्टडी किया, उसके बाद में बेल हाउसिंग स्टडी किया, उसके बाद में 3 टाइप्स के पंप स्टडी किए। अब उसके बाद में अब हम हाइड्रोलिक वॉल्स का स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉल्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, दूसरा है प्रेशर कंट्रोल वॉल्स एंड तीसरा है फ्लो कंट्रोल वॉल्स। मगर इनको स्टडी करने के पहले इनका इंटरनल स्टैंडर्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ।